जानकी के 3 बच्चे थे, जिसमें से 2 लड़के विनोद और प्रमोद और 1 लड़की कविता थी। बिन बाप के बच्चों को जानकी ने खूब लाड प्यार से पाला। उसने कभी उन्हें कोई तकलीफ नहीं होने दी। माँ बाप दोनों की जिम्मेदारियां उसने बखूबी निभाई। समय बीता और तीनों बच्चे जवान हो गए। विनोद और प्रमोद अच्छी कंपनी में नौकरी पर लग गए, जहां उन दोनों को अपने मालिक की अमीर घर की 2 बहनों नैन्सी और सुप्रिया से प्यार हो गया। जानकी को भी दोनों लड़कियां पसंद आ गई। फिर सबकी रजामंदी से शादी की तारीख पक्की हो गई। माँ, मैं तो अपने भाइयों की शादी में गाउन पहनूंगी। हाँ, तू तो ऐसे तैयारी कर रही है जैसे हमारी नहीं बल्कि तेरी शादी हो, हैं? और क्या भला आखिर क्या जरूरत है बेकार में खर्चा करने की? माँ, ये तो तुम्हारी ही साड़ियों से कोई पहन लेगी, हैं? आखिर तुम दोनों भाइयों की इकलौती बहन है, इतना तो इसका हक बनता है। फिर जानकी ने अपने पैसों से कविता के लिए गाउन बनवा दिया। ऐसे ही शादी वाला दिन भी आ गया और जानकी की दोनों बहुएं ब्याह कर घर आ गईं। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक रोज, बस अब जल्दी से अपनी बेटी के हाथ भी पीले कर दूं तो मैं अपने सारे फर्ज से मुक्त हो जाऊंगी। वैसे भी मैं अस्थमा की मरीज हूँ, न जाने कब क्या हो जाए। तभी जानकी की दोनों बहुएं वहां आ गईं। अगर दोनों माँ बेटी की खुसुर फुसुर खत्म हो गई हो तो घर के कुछ काम कर ले, और नहीं तो क्या, अब हम दोनों सारा दिन किचन में रहकर खाना बनाएंगी क्या? ना बाबा ना, हमसे तो ना होगा ये। चल कविता, रसोई में बर्तन रखे हैं, उन्हें धो दे, फिर खाना बना ले जाकर। इस तरह दोनों अमीर घर से आई बहुएं सास ननद से घर के काम करवाने लगी। दोनों बड़े घर से आई थी, लेकिन फिर भी उनके मन में लालच भरा हुआ था। सुनिए जी, ये माँ जी कविता को कुछ ज्यादा ही प्यार करती हैं। अब कल की ही बात लो, माँ जी ने अपनी सोने की बालियां कविता को दे दी। मुझे तो डर है कहीं एक दिन वो ये घर भी उनके नाम ना कर दें। और क्या, वैसे भी किसी के मन में कपट आते कहाँ देर लगती है। दोनों बीवियों ने अपने पति के मन में बीज बो दिया। फिर क्या था, अगले ही दिन विनोद और प्रमोद वसीयतनामा लेकर अपनी माँ के पास पहुंच गए। माँ, इन पेपर्स में साइन कर दो। कैसे पेपर्स और क्या लिखा है इसमें? यही कि आपको कुछ हो गया तो आपकी ये सारी प्रॉपर्टी हम में बट जाएगी। अपने जीते जी तो मैं ऐसा नहीं करूंगी। माँ, आप मेरी चिंता क्यों कर रही हो? और वैसे भी अभी तो मैं पढ़ ही रही हूँ। आप ये घर बेझिझक होकर साइन कर दो। अपनी बेटी की बात मानकर जानकी ने वैसा ही किया। लेकिन अब तो जैसे नैन्सी और सुप्रिया का सपना पूरा हो गया। एक रोज दोनों भाई ऑफिस के काम से शहर से बाहर गए होते हैं और कविता की दोनों भाभियां किट्टी पार्टी में गई होती हैं। तभी अचानक जानकी की तबीयत खराब हो जाती है। दोनों भाभियां फोन नहीं उठा रही, अब क्या करूं? माँ, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अभी अस्पताल लेकर चलती हूँ। कविता बाहर ऑटो ढूंढने जाती है, लेकिन जब तक वो वापस आती तब तक जानकी दम तोड़ चुकी थी। अपनी माँ की मौत के सदमे से कविता को बहुत गहरी चोट पहुंची थी, लेकिन अभी उसका दुख दूर नहीं हुआ था कि उसकी दोनों भाभियों ने वो कर दिया जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। नहीं भाभी, मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। इस घर में मेरी ये माँ की यादें बसती हैं। लेकिन तुम्हें हमारे साथ ये घर छोड़कर जाना ही होगा, क्योंकि हमने ये घर बेच दिया है। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो भाभी? नहीं, मैं अपने रहते इस घर को नहीं बेचने दूंगी। इसके अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि माँ ने ये अपने दोनों बेटों के नाम कर दिया था। दरअसल उस रोज उन्होंने वसीयतनामे पर अपना ही नाम लिखा था, कविता का नहीं। कविता मजबूर थी, वो कुछ नहीं कर पाई और मजबूर होकर अपनी भाभियों के साथ चली गई। कविता हमेशा अपनी माँ को याद करके रोती रहती। ओफो, अब ये तुम्हारा रोना धोना आखिर कब तक चलेगा? चलो अब ये सब ड्रामा बंद करो और घर के काम करो जाकर। आखिर कब तक मुफ्त की रोटियां तोड़ेगी? हाँ, उठो अब, और रसोई में बर्तन पड़े हैं, उन्हें धो लो, फिर कपड़े भी धो लेना। लेकिन पहले रसोई में जाकर नाश्ता बना लो। अगर मैंने इनकी बात नहीं मानी तो ये दोनों मुझे घर से निकाल देंगी, फिर मैं कहाँ जाऊंगी? अब कविता सारा दिन घर का काम करती और जब समय मिलता तब आधी रात को पढ़ने बैठती। एक दिन घर में विनोद और प्रमोद की बिजनेस पार्टी थी। उसमें क्लाइंट्स के साथ उनकी वाइफ भी आई थी। सारी तैयारी कविता ने अकेले कर ली। तभी पार्टी में एक औरत ने नैन्सी से पूछा, ये लड़की कौन है नैन्सी? ये हमारी नौकरानी है। ये सुनकर कविता को बहुत बुरा लगा और वो बिना किसी से कुछ कहे उस घर से चली गई। लेकिन उसे कहीं ठिकाना नहीं मिला, इसलिए वो फुटपाथ पर रहने लगी और भीख मांगकर अपना गुजारा करती, साथ ही अपनी पढ़ाई भी करती। समय बीतता रहा और एक दिन उसकी मेहनत रंग लाई। उसने एसएससी की परीक्षा पास कर ली। फिर भीख मांगने वाली एक गरीब ननद इनकम टैक्स अफसर बन गई। ऐसे ही समय बीता। एक रोज, हे राम, हम लुट गए, बर्बाद हो गए। क्या हुआ? ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? हमारे हस्बैंड के दफ्तर में पुलिस वालों की रेड पड़ी है, सब कुछ जब्त हो गया
ऑफिस सील हो गया और गार्ड कह रहा था अब वो टीम हमारे घर ही आ रही है। हमें क्या पता था ये दोनों भाई गैर कानूनी काम करते हैं। क्या? अब हम कहाँ जाएंगे? फुटपाथ पर। न जाने किसके श्राप का फल है जो हमें ये दिन देखने को मिल रहे हैं। तभी पुलिस वहां आ गई और उन्होंने उनके घर को भी सील कर दिया। अब वो दोनों सड़क पर आ गई। उधर कविता सरकारी आवास में रहती थी। उसने जब अपने भाइयों के बारे में अखबार में पढ़ा तो वो खुद को उनसे मिलने से रोक नहीं पाई। वो अपनी कार से जा ही रही थी कि तभी उसने अपनी दोनों भाभियों को फुटपाथ पर बैठे देखा। भाभी, आप दोनों यहाँ? ये सब कैसे हो गया? मैंने अभी अभी अखबार में देखा जो कुछ भी आपके साथ हुआ। ये सब हमारे कर्मों का फल है कविता। हमने जो तुम्हारे साथ किया उसकी सजा हमें मिल गई। अब तुम हमें माफ कर दो। हाँ नैन्सी, अब तुम हमें माफ कर दो। आप दोनों घबराओ मत और मेरी गाड़ी में बैठो और मेरे घर चलो। तुम्हारी गाड़ी? तुम्हारा घर? हाँ, अब मैं एक इनकम टैक्स ऑफिसर बन गई हूँ। अपने दोनों भाइयों को छुड़वाने के लिए कुछ करती हूँ मैं। खुशी के मारे उसकी भाभियों ने उसे गले से लगा लिया। उसने अपने भाइयों की भी जमानत करवा दी। अब दोनों भाइयों ने कसम खा ली कि वो अब ईमानदारी से काम करेंगे। अब दोनों अमीर भाभियां अपनी गरीब ननद के बड़प्पन के आगे झुक गई, क्योंकि आज उनकी गरीब ननद उन दोनों से भी ज्यादा अमीर थी। अनुराधा की ननद वर्षा एक अमीर घर में ब्याही हुई थी। वर्षा की जब शादी हुई थी तब उसके मायके वाले अमीर थे, इसलिए वर्षा की शादी में अच्छा खासा दहेज भी दिया गया था। राकेश का कारोबार अच्छा था पर अचानक बिजनेस में घाटा हो गया। अब अनुराधा और राकेश को गरीबी में दिन गुजारने पड़ रहे थे। मम्मी, बुआ के घर चलो ना, मुझे पूर्वी के साथ खेलना है। उसके पास बहुत सारे अच्छे अच्छे खिलौने हैं, मेरे पास तो एक भी नया खिलौना नहीं है। अच्छा ठीक है, चलती हूँ, लेकिन जल्दी आ जाएंगे पापा के आने से पहले। अनुराधा अक्सर स्वाति को वर्षा के घर ले जाती थी। स्वाति को पूर्वी के साथ खेलना अच्छा लगता था पर वर्षा को अनुराधा का बार बार आना पसंद नहीं था। भाभी, हो सके तो दोपहर के वक्त मत आया करो, वो पूर्वी के सोने का वक्त होता है ना, तो तुम स्वाति को ले आती हो। पूर्वी खेलने में लग जाती है, इसलिए बोल रही हूँ। वैसे मेरी बात का बुरा मत मानना। नहीं वर्षा, मैं भला तुम्हारी बात का बुरा क्यों मानूंगी? वो तो स्वाति जिद करने लगी कि उसे पूर्वी के साथ खेलना है, इसलिए मैं उसे ले आई। चलो स्वाति, अब घर चलते हैं, पापा भी आ गए होंगे। अनुराधा की ननद वर्षा उसके गरीब होने से चिढ़ती थी, पर अनुराधा बहुत भोली थी। उसके स्वभाव में सीधापन था। वो अपनी ननद की बातों को दिल पर नहीं लेती थी। कुछ दिनों बाद वर्षा की शादी की सालगिरह का फंक्शन था। उसने सबको इनवाइट किया था। राकेश, वर्षा की शादी की सालगिरह है, वो एक बड़ी पार्टी कर रहे हैं। हम तो घर के हैं, इसलिए समय से पहले पहुंचे तो उन्हें अच्छा लगेगा। ठीक है अनुराधा, एक काम करो, तुम स्वाति के साथ चली जाना। मुझे थोड़ा काम है तो मैं वो निपटा कर वहीं से सीधा आ जाऊंगा। ठीक है राकेश, फिर मैं स्वाति को लेकर चली जाऊंगी। अच्छा, पता नहीं वर्षा का फोन आया था, कुछ काम है, शायद कल की पार्टी का, इसलिए बुला रही है। ठीक है, चली जाओ, स्वाति को भी लेती जाओ। मैं भी जा रहा हूँ, शाम तक लौटूंगा। अनुराधा वर्षा के पास चली जाती है। वर्षा ने कुछ साड़ियां निकाल कर रखी हुई थी। अनुराधा भाभी, कल की पार्टी काफी बड़ी है और मैं नहीं चाहती भैया और आपकी पीठ पीछे कोई बात बनाए। मेरी ससुराल वालों और अनिल को तो आप जानते ही हो, सब लोग बहुत हाई फाई हैं और मैं नहीं चाहती कि मेरे मायके वालों की वजह से मेरे अपने ससुराल के रिश्तेदारों के सामने इंसल्ट हो। आपके पास तो कोई ढंग की साड़ी नहीं होगी। ये मेरी कुछ साड़ियां रखी थी, मैंने तुम्हारे लिए निकाल दी है, ये लेती जाओ। और हाँ भाभी, अनिल के कुछ कोट पैंट उन्हें टाइट हो गए, वो भैया कल के फंक्शन में पहन लेंगे। अनुराधा कुछ बोल नहीं सकी और चुपचाप घर आ गई। उसने घर आकर कोट पैंट एक अलमारी में छुपा कर रख दिए ताकि अपनी बहन का ये स्वभाव देखकर राकेश को बुरा न लगे। अगले दिन अनुराधा और राकेश फंक्शन के लिए पहुंचते हैं। राकेश भैया, आप क्या ये कुर्ता पजामा पहन कर आए हो? मैंने भाभी को आपके लिए कोट पैंट दिए तो थे। अब कौन से कोट पैंट? सुनिए, अनिल जी आपको बुला रहे हैं। अनुराधा बात को काट देती है और वर्षा मेहमानों में बिजी हो जाती है। कुछ देर बाद वर्षा अनुराधा के पास आती है। अनुराधा भाभी, स्वाति का जरा ध्यान रखना, 2 बार गुलाब जामुन और आइसक्रीम की प्लेटें ले चुकी है। मैं इसे बहुत देर से देख रही हूँ। मेरे ससुराल वाले क्या सोचेंगे कि मेरे मायके वाले कितने भुक्कड़ हैं। इस होटल में प्लेट का हिसाब है, एक प्लेट उठाने पर 2000 रुपए लगेंगे। कभी स्वाति बार बार प्लेटें उठाती रहे और आप चुपचाप देखती रहो, है तो वो शैतान ही। अनुराधा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी राकेश आ जाता है और अनुराधा अपने आंसुओं को छुपा लेती है। क्या हुआ अनुराधा? वर्षा क्या कह रही थी? वो कुछ नहीं, बस ऐसी कोई सामान था तो वो मुझसे पूछ रही थी। वर्षा अपनी भाभी अनुराधा को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी। अरे वर्षा, ये तो तुम्हारी भाभी अनुराधा है ना? और कैसा चल रहा है तुम्हारे भैया का काम? क्या बताऊं मिसेस शर्मा, जब से भाभी के कदम हमारे घर में पड़े हैं मेरे तो मायके में मानो अकाल पड़ गया है। मम्मी पापा इस दुनिया में नहीं रहे, बेचारे भैया अकेले कमा कमा कर थक गए। ये तो पहले ही गरीब खानदान से आई हुई थी, मैं ही हूँ कि इनकी मदद करती रहती हूँ। अब क्या करूँ?
हूँ तो आखिर बहन ही, अपने भाई का दुख तो मेरे से देखा नहीं जाता। आज फंक्शन में पहनने के लिए कपड़े भी मैंने ही दिए हैं। तभी अनिल वर्षा को केक काटने के लिए बुला लेता है। फंक्शन खत्म होने के बाद अनुराधा राकेश और स्वाति के साथ घर आ जाती है, पर उस दिन अनुराधा ने सोच लिया था कि अब वो वर्षा के घर बहुत कम जाया करेगी। पूर्वी कई बार जिद करती थी, पर वर्षा उसे बहाना बनाने लगी। एक दिन राकेश घर आया और अनुराधा से बोला, अनुराधा, अनिल जी मिले थे। वर्षा के कंधे में फ्रैक्चर हो गया है, वो बाथरूम में फिसल गई थी। क्या? वर्षा बाथरूम में गिर गई? कब हुआ? कैसे? पूरी बात अनिल जी फोन पर बता नहीं सके। तुम तैयार हो जाओ, हम हॉस्पिटल चलते हैं। सुबह ही एडमिट हुई है वर्षा। अनुराधा राकेश के साथ हॉस्पिटल पहुंचती है। ये सब कैसे हुआ वर्षा? बाथरूम का बल्ब खराब हो गया था, वहाँ अंधेरा था, तभी पैर फिसल गया और देखो मुझे चोट आ गई। चिंता मत करो वर्षा, सब ठीक हो जाएगा। कल पूर्वी का एग्जाम भी है और घर कौन देखेगा? डॉक्टर ने मुझे यहाँ कुछ दिन रुकने के लिए बोला है। वर्षा तू चिंता क्यों करती है? मैं और तेरी भाभी है ना, सब संभाल लेंगे। तू बस अपना ध्यान रख। अच्छा, मैं स्वाति को स्कूल लेने जा रहा हूँ, पूर्वी को भी लेता आऊंगा। अनिल जी, आप यहीं वर्षा के पास रुको। वर्षा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं हूं ना, फिर परेशान क्यों होती हो? सारी चिंता छोड़ दो और आराम करो। अनुराधा वर्षा के पीछे घर का सारा काम संभाल लेती है और पूर्वी को भी समय से स्कूल भेज देती है। कुछ दिनों तक वो और राकेश वर्षा का पूरा ध्यान रखते थे। कुछ दिन बाद वर्षा को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है। अरे वर्षा, लेटी रहो, आराम करो। अब मैं ठीक हूँ भाभी, तुमने मेरी परेशानी के वक्त मेरी कितनी मदद की, पूर्वी की देखभाल की। तुम बहुत अच्छी हो भाभी। तुमने और भैया ने मेरा कितना ख्याल रखा। ससुराल की अमीरी के घमंड में मैं अपने कीमती भैया भाभी का प्यार खो रही थी। आज सासू माँ और मेरी जेठानी दोनों ने मेरी इतनी देखभाल नहीं की जितनी आपने और भैया ने की है। वर्षा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो अपनों के प्यार को समझ गई थी।